हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो रियल एस्टेट के बारे में होगा। एंड आई होप बहुत सारे लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आज मिलने वाले हैं। तो आज जो हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट है वो बहुत ही प्रिय मित्र है मेरे। और चलो उन्हीं से थोड़ा उनके बारे में जानते हैं। हाय नमस्कार, मेरा नाम साहिल है, साहिल विज। और एक रियल एस्टेट में ब्रांड है बाय द नेम ऑफ कमल एसोसिएट्स। हम लोग दिल्ली एनसीआर में काम करते हैं, स्पेशलाइज करते हैं हम लोग वेस्ट दिल्ली के अंदर, सदर्न दिल्ली के अंदर, गुरुग्राम, सोना, इस तरफ हमारा रीजन है काम करने का। तो यस, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके सारे क्वेश्चंस के निष्पक्षता से, ऑनेस्टी से, ट्रांसपेरेंसी से जो हम क्लाइंट्स को हमेशा डिलीवर करते हैं वैसे ही आपके क्वेश्चंस का आंसर भी करूँ आज। और होपफुली आपको कुछ जो डाउट्स होंगे वो निकल जाएंगे, नहीं होंगे तो प्लीज़ आ जाना। तो क्वेश्चंस तो मेरे नहीं है लेकिन जनता के हैं, तो वही क्वेश्चंस आज हम इनसे पूछेंगे। ये बहुत डिप्लोमेटिक बात बोल रही है कि जनता क्या खुद लिख के आए होंगे, होमवर्क पूरा करके आए होंगे और उसके बाद बोलेंगे जनता के वो तो क्वेश्चन। हमारा काम है। प्लीज। तो साहिल जी, हमारे देश में रोटी कपड़ा और मकान एक बहुत ही पुरानी कहावत है। बिल्कुल ठीक है। और ये सबसे नेसेसिटी वाली चीज़ें हैं एक ह्यूमन लाइफ के लिए। बट आज का दौर ऐसा आ गया है कि मकान के चक्कर में इंसान अपना रोटी और कपड़ा दोनों दांव पे लगा रहा है। पूरी ज़िंदगी उसको ईएमआई के ट्रैप में फंसा रहता है। तो मेरे को एक क्वेश्चन ये जानना है कि अपना घर होना एक फाइनेंशियल सक्सेस है या फिर एक ट्रैप है, इमोशनल ट्रैप? देखो, इस क्वेश्चन का आंसर ना हर रीजन के अकॉर्डिंगली बदलता है। हमारे इंडिया में जैसे गोल्ड की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, बाकी जगह नहीं रहती कंपैरेटिवली। तो सिमिलरली हर एक इंडस्ट्री का एक रीजन होता है। अब जैसे हमारे यहाँ पे लोग इतने ज़्यादा हैं, इंडिया सबसे डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है वर्ल्ड की, तो इस वजह से लोगों को एक बेसिक नेसेसिटी है हमेशा मकान। नहीं रहोगे, आपने बोला ईएमआई की ट्रैप में फंस जाओगे, तो फिर अगर ईएमआई की ट्रैप में नहीं फंसोगे, जैसे आपकी भाषा में बोलूँ, तो फिर आप रेंट के ट्रैप पे फंस जाओगे। रेंट के ट्रैप में डाउन द लाइन अगर आपने 10 साल रेंट पे भी रह ली है, आपके हाथ में क्या है? कुछ नहीं। ईएमआई के ट्रैप में जो आपके वाले हैं, एटलीस्ट घर तो आपका है। अच्छा, और इंडिया में हमारे ये भी है कि अगर आपने किराए पे मकान लिया हुआ है तो दीवार पे कील ठोकने से पहले भी लैंडलॉर्ड से पूछना पड़ता है। वो तो है। तो फिर अगर आपको आपको कैसे लग रहा है ये फाइनेंशियल फ्रीडम भी है या इमोशनल ट्रैप किस तरीके से है? क्योंकि एक घर के साथ जब हम घर एक बनाते हैं, सजाते हैं, उसे एक डेकोरेट करते हैं, तो उस केस में मुझे नहीं लगता कि वो एक इमोशनल ट्रैप होता है, रादर एक रिलीफ होता है। अगर आज की डेट में खुदा ना खास्ता किसी की ज़िंदगी में ऊपर नीचे कुछ हो जाए, तो उसको पता होता है कि उसको बैंक भी लोन देता है, किस बेसिस पे कि हाँ इसके पास मकान है, आ जाएगी, रिकवरी हो जाएगा। आपकी उसको इमोशनल ट्रैप की बजाय सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी समझो। अपना घर होना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आपके पास अपना घर नहीं है, हमारे वेस्ट दिल्ली के बिल्डर्स में ट्रेंड चला था। ट्रेंड क्या चला था? सब ने अपने अपने मकान बेच दिए ओके। और सब ने मकान बेच के प्रॉपर्टी में पैसा लगाया। बिल्डर्स में? बिल्डर्स में जितने बिल्डर्स हमारे हैं, जितनों को मैं जानता था, सब ने एक ट्रेंड चलाया और सब ने अपना अपना मकान बेचा। उस ट्रेंड में हम भी शामिल हुए थे, हमने मकान बेच दिया अपना। बट एक बात और वो रियलाइज तब हुआ जब मेरी भाभी एक्सपेक्ट कर रही थी, उसकी ड्यू डेट थी, हमारी लाइफ में हमारा गार्विक आना था, पर रेंट वाले ने बोला नहीं नहीं जी, आपको खाली करना पड़ेगा। तो आप बताओ, ये इमोशनल ट्रैप है, ये एक नेसेसिटी है? सिक्योरिटी कह लो। एक सिक्योरिटी, एक नेसेसिटी हो चुकी है घर लेना, क्योंकि इतने लोग हैं, इतने बड़े इंडिया में, अगर आपके पास छोटी सी छत नहीं है तो क्या कमाया हमने एंड ऑफ द डे? हाँ, अगर आपके पास पुश्तैनी पैसा चल रहा है तो अच्छी चीज़ है। और रहा सवाल ईएमआई के ट्रैप का, लोग ये ज़रूर देखते हैं कि ईएमआई जा रही है, पड़ोसी का पैसा 20 साल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो नहीं कोई देखता। आप किसी और का पैसा यूज़ कर रहे हो, तो वो हर चीज़ का एक बैलेंस होता है। हाँ, ईएमआई उतनी ही रखो जितना आपका बर्दाश्त करने की हिम्मत हो। खैर, आरबीआई भी आपको नहीं देता। अगर आपको पता हो, आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली जितनी भी आपकी सैलरी है, जितनी आपकी कमाई है, उसका 60% ही आप ईएमआई दे सकते हो। तो आरबीआई आपको काट देता है। ये तो हमारे इंडियन जैसे हैं हम, कि हम सब के सब लौटा दें घर के चक्कर में। एक है, ट्रेडिशन है।
और ये अच्छा ट्रेडिशन है मुझे लगता है, तभी तो आप और मैं बैठे हुए हैं और काम कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही है। मैंने ये देखा है कि लोग बहुत ही यंग एज में, लगा लो 25 साल की उम्र में, 50 लाख से 1.5 करोड़ तक का एक फ्लैट ले लेते हैं या घर ले लेते हैं। हम्म। तो क्या उन्होंने अपना ड्रीम होम लिया है, या फिर अपनी पूरी जवानी एक बैंक के नाम कर दी है? आप अपनी जवानी किसी के नाम नहीं करते हो जी, आप अपने सपने हासिल करने के लिए करते हो। आप चाहे आप बोल रहे हो 50 लाख से 1.5 करोड़ का मकान गुड़गांव के अंदर कमीलियाज बिका है जी 195 करोड़ का, 195 CR। तो हर एक का अपना अपना एक ड्रीम है, हर एक का अपना एक नेसेसिटी है, हर एक की अपनी एक नीड है कि उसको घर लेना है, कितना लेना है वो अपने बजट में रहता है। कुछ 50 लाख में खुश हो जाते हैं, कुछ 200 करोड़ के बाद भी ढूंढ रहे होते हैं कि आई वॉन्ट समथिंग एल्स समथिंग एल्स। ये तो लालच है जी, भूख है, इसकी कोई अंत थोड़ी नहीं है। आज आप बोलो कि आपके पास आपके बैंक में 1 करोड़ हो तो आप शांत नहीं होगे, हम ह्यूमन है, हमारी लालच और बढ़ेगा कि आज 1 करोड़ है तो कल 5 करोड़ हो मेरे पास और होंगे, ताकि हिलना ना पड़े, कुछ करना ना पड़े। तो ये हाँ, रहा सवाल जवानी किसी और के नाम करने का, अपनी जेब से पैसे दे दो, कैश फिर वही वाली कहानी है, कैश दे दो। अगर आपको ईएमआई के ट्रैप में नहीं पड़ना, आपको सारा प्रॉफिट खुद रखना है, तो हमारे पास एक ऑफर भी है, एक स्कीम रहती है। अगर मुझे आके कोई क्लाइंट हमेशा बहुत बारी बोलते हैं वाली चीज़, क्या बोलते हैं कि हमें इतनी ज़्यादा लोन देना पड़ेगा, जितना अमाउंट आ रहा है उतना इतना पैसा देना पड़ेगा, इतनी इंस्टॉलमेंट आ रही है, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो हमारे पास उसके भी सॉल्यूशंस होते हैं। हम श्योर जब आप आगे अपने सवालों में मुझसे पूछोगे तो मैं वो भी सॉल्यूशंस बताऊंगा, और अगर इन्होंने नहीं पूछा तो आपने आना है कमल एसोसिएट, सारे सवाल दूंगा, सारे अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट दूंगा। क्या करूं, मैं प्रमोशन अपने वीडियोस में करता रहूंगा। जरूरी है। जरूरी भी है, नीड भी है, नेसेसिटी भी है। रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान, और रोटी चलेगी मकान से ना, नहीं तो कैसे चलेगा मामला। मोस्टली लोग कॉस्ट ऑफ फ्लैट देखते हैं जी, ठीक है, लेकिन हमें वो हिडन मैथ्स समझाएं जो बिल्डर छुपा जाता है। बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज होंगे इसके पीछे, जिनकी वजह से प्राइस बढ़ जाता है। देखो जी, बिल्डर कभी कुछ नहीं छुपाता। आज की डेट में अथॉरिटीज़ जैसे रेरा हो, गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली में इतने एक्टिव हैं, तो अगर आप सोचो कि आपको कुछ बताया नहीं जा रहा, ये सिर्फ एक भ्रम रह गया। अगर एक भी चीज़ क्लॉज में नहीं लिखी हुई तो वो आपको रगड़ मारते हैं। सरकारी अथॉरिटीज बहुत तेज़ होती हैं, आज की डेट में नहीं वेट करते। रादर अगर आप, हाँ, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे क्लाइंट बोलता है मुझे तो बेसिक कॉस्ट प्राइस बताया। अब फ्लैट के अब कॉस्ट शीट बहुत तरीके की होती है। अगर आप छोटे बिल्डर फ्लैट्स अफोर्डेबल में देखोगे तो उसमें ये नहीं होती बकवासबाजी, पोजेशन चार्ज, पीएलसी, आईएफएमएस, या कॉर्नर की पीएलसी ले लो, फर्स्ट फ्लोर की पीएलसी ले लो। अबे सिंपल सी कहानी है। मैंने अगर एक फ्लोर, एक बिल्डिंग ली है और मैंने 4 फ्लोर बनाया उसको, ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप ही खरीदोगे कौन सा फ्लोर लेना चाहोगे? अगर मैं आपको बोलूँ, अगर बोलूँ चारों फ्लोर 100 रुपए के हैं, तो आप कौन सा लेना चाहोगे? अपर ग्राउंड। अपर ग्राउंड। ये बात बिल्डर को भी पता है, क्योंकि आप जैसे ग्राहक उसके पास डेली आते हैं। तो क्या कहता है, अपर ग्राउंड पे 5% की पीएलसी है, कि मैं वो 100 नहीं 105 कर दूंगा। जहां वो निकाल सकता है, सस्ते में दे सकता है, तो वो मिडिल फ्लोर देते हैं सस्ते पे, क्यों नहीं देते जी? ये गुड़गांव की स्कीम है जी, दिल्ली में नहीं चलती। पहले बता दूं, पता चले आप यहाँ के मुझसे डिस्काउंट मांगना शुरू कर दो। तो जैसे रहता है, तो जिसकी डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई तो लिमिटेड ही है, क्योंकि एक ही 4 में से तो एक ही फ्लोर है, तो लोग क्या करेगा, उसका प्राइस बढ़ेंगे। ये तो बेसिक इकोनॉमिक्स है। इसमें बिल्डर आपको कुछ बताएगा, वो आपको बेसिक कॉस्ट बताता है 100 रुपए की है। उसके बाद आपको अगर कॉर्नर चाहिए, बहुत लोगों का होता है कॉर्नर में लाइट अच्छी रहती है, हमेशा नेचुरल लाइट, वेंटिलेशन रहती है, तो जब फैसिलिटी ज़्यादा है तो पैसे भी तो थोड़े तो ज़्यादा होंगे ना। तो ये तो बड़ी बेसिक चीज़ है। अब मतलब वो चीज़ है, अब सस्ते इन्वेंट्री ले लो, वो भी तो ऑप्शन रहते हैं। प्रेशर नहीं किया जाता, ऑप्शन दिए जाते हैं, तो तभी तो क्लाइंट लेता है। नहीं तो क्लाइंट को आज तक कभी कोर्ट में ये केस गया है कि मेरे को चीटिंग होगी, मेरे को पीएलसी ले लिया, कॉर्नर के पैसे ले लिए, उसे पता है, वो एक इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं कि मेरी फैमिली नीड के अकॉर्डिंगली, या मेरे जो नीड्स हैं
फ्लैट को लेके, आज जो मेरे ड्रीम्स हैं फ्लैट को लेके, मुझे कैसा चाहिए, तो लोग वैसा लेते हैं। हमारे पास है कुछ है, वो कहते हैं कॉर्नर ही चाहिए। अब जिसको कॉर्नर ही चाहिए, कितने, अब एक गली में फ्लैट बन रहे, कितने ही कॉर्नर होंगे, 2 ही कॉर्नर होंगे उसके, ये स्टार्टिंग या एंडिंग, बीच वाला कॉर्नर नहीं मिलेगा। तो जिसको कॉर्नर चाहिए, लाइट चाहिए, इसको थोड़े पैसे तो ज़्यादा देने पड़ेंगे, इसमें क्या गलत है? बात सही है। बड़ी सिंपल सी बात है। और बाकी फ्लोर, टॉप फ्लोर पे बोलते हैं हम टॉप फ्लोर पे जाएंगे तो हमें क्या बेनिफिट? आप जब टॉप फ्लोर लेते हो गुड़गांव जैसी जगह में, दिल्ली में तो खैर रिवाज आज की डेट में जो अफोर्डेबल में आ रहा है वो कॉमन टेरेस का आ रहा है, गुड़गांव वाली या सोना वाली जगह पे टेरेस जो है सबको चाहिए होता है। इंसान ये बोलता है मुझसे बिल्डर ने, अगर 100 रुपए की एग्जांपल दे देते तो मुझसे 100 रुपए की जगह उसने 120 रुपए मांगे। अरे आप 120 रुपए देख रहे हो, आपको डबल जगह मिल रही है। आप एक फ्लोर नहीं, आप 2 फ्लोर के मालिक हो, आपके पास स्पेस डबल है, पर पैसे मत लो। ऐसे कैसे हो सकता है? उसको कहीं ना कहीं कॉस्टिंग तो निकालनी है ना अपनी। तो हाँ, अगर अपर ग्राउंड फ्लोर अगर 105 110 रुपए का बिकता है, मिडल वाले 100 रुपए के बिक रहे हैं, तो टॉप फ्लोर वाला 110 15 20 का बिकेगा। डबल भी तो स्पेस है। तो हर चीज को देखा जाता है। मतलब छत उनकी हो जाती है। छत उनकी हो जाती है। ये डिपेंड करता है जी आप किस एरिया में ले रहे हो। गुड़गांव के अंदर छत वाला रिवाज भी है। अब जितने लोग उतनी बातें। अब नया ट्रेंड गुड़गांव में ये भी चल रहा है कि सबको चाहिए कि छत सबको चाहिए, और बिल्डर को भी पता नीड है। तो क्या करा बिल्डर ने, उसने बोला छत चारों में डिवाइड कर दी, ओके। और डिवीजन कर दिया, एक छोटी सी ईंट से करके प्यारा सा एक लगा के आपका डिवीजन करके ग्रीनरी बैठा दी, और उसको चारों में डिवाइड कर दिया। अब सब ले लो छत में। अब आपको अच्छा लग रहा है छत वाला, पर बिल्डर का फंस जाता है इसमें। अब टॉप फ्लोर वाला जिसकी डिमांड अभी तक सबसे हाई चल रही थी और प्राइस हाई चल रहा था, अब वो कहता है कि जब मुझे छत मिली हुई है मैं टॉप पे क्यों जाऊं, मैं छत पे नहीं जाऊंगा, टॉप पे नहीं जाऊंगा, क्यों नहीं जाना भाई टॉप पे? अब उसको ऊपर उसी फ्लोर पे जिसके वो पैसे देने को तैयार था, आज अब उसी फ्लोर पे उसको गर्मी ज़्यादा लगती है टॉप फ्लोर पे। तो ये जैसे जैसे क्लाइंट आते हैं, डिफरेंट रिक्वायरमेंट, डिफरेंट चीज़ों के साथ कोशिश की जाती है कि हम हर किसी को केटर करें, सबको छत भी दें, किसी को अपनी चाहिए छत तो अपनी ले लो, किसी को नहीं चाहिए कॉमन में चलते हैं। तो जितने पैसे हैं, जितना मीठा डाली जाओगे, जितना गुड़ डाली जाओगे उतना मीठा होता जाएगा। ये सब आपके हाथ में, कितना आप डाल सकते हो, कितनी पेइंग कैपेसिटी है, उस हिसाब से आपको चीज़ अच्छी मिलती जाएगी, मिलती जाएगी, मिलती जाएगी। तो जैसे मैंने देखा है दिल्ली एनसीआर में ब्लैक मनी का बड़ा झूल चलता है। तो अगर कोई बायर 100% वाइट में लेना भी चाहता है तो उसे बिल्डर्स बेचते नहीं है। ऐसा क्यों है? लाइक कुछ ना कुछ अमाउंट ब्लैक में चाहिए ही चाहिए। देखो जी, पहले अगर यहाँ पे ये वाली वीडियो को कोई सीबीआई वाले देख रहे हैं या ईडी वाले देख रहे हैं तो कृपया करके स्किप कर दें क्वेश्चन को, मत सुनना जवाब। देखो, हाँ ऐसा कुछ नहीं है। पहली चीज़, अगर क्लाइंट जैसा बोलता है वैसा बिल्डर रेडी हो जाता है। ये एक सांठ गांठ होती है दोनों की। अगर बिल्डर बोल रहा है उसको वाइट कम चाहिए तो क्लाइंट को वाइट कम देना है, क्योंकि उसको भी टैक्स बचाना है अपना। तो ये दोनों मिलके करते हैं, और गवर्नमेंट को बखूबी पता क्या चल रहा है। इतने अच्छे से पता है गवर्नमेंट को कि वक्त बेवक्त जो हमारे सर्कल रेट रिवाइज होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि जो सर्कल रेट बार बार रिवाइज होते हैं, गवर्नमेंट ने फिर बढ़ा दिया, फिर बढ़ा दिया, फिर बढ़ा दिया। गवर्नमेंट ऑफिसर्स में सब कुछ पता है। जो एसी कमरे में आईएएस ऑफिसर्स बैठे हैं उन्हें सब पता है क्या हो रहा है मार्केट में। बट हाँ, वो मार्केट में अनरेस्ट एकदम गड़बड़ नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं, अगर मान लो 100 रुपए की चीज़ चल रही है मार्केट में, पर हमारी बुक वैल्यू उसकी 50 रुपए चल रही है, तो 50 को 60 लेके जाएंगे, 60 को 70 लेके जाएंगे। एकदम से 50 के 100 कर दिए, पूरी मार्केट ठप हो जाएगी। और अगर सरकार ने मार्केट ठप कर दी तो सरकार को टैक्स कहाँ से आएगा? तो सरकार जो ये नहीं कर रही है उसमें भी सरकार का ही बेनिफिट है। उनको पता वो क्या कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के करते हैं। एकदम से सारे चेंज नहीं आ सकते। अब हमें नोटबंदी की थी इस आशा में कि काला धन निकल जाएगा, सारा पैसा वापस आ गया। कहाँ गया काला धन? मैम, ये करप्शन तो बहुत अच्छे से घुसा हुआ है। बट हाँ, अगर हैविंग सेड दैट, जो आपका पहला सवाल था इसी क्वेश्चन में कि वाइट में अगर कोई लेना चाहे तो जी अवेलेबल है। हम ऐसा कुछ नहीं है, आप आओ, मैं सारे पैसे आपसे चेक से ही लेंगे, एक पैसा कैश में नहीं लेंगे।
अगर आपको ये डाउट है, ये भी दूर हो जाएगा। रादर टोकन भी जो आप करोगे कि मकान को होल्ड करने के लिए, वो भी आपसे गूगल पे लेंगे, ऑनलाइन लेंगे, कुछ ले लेंगे कैश। तो गॉन आर दोज डेज। और बैंक को भी पता कैसे चल रही है, बैंक भी देता है। जो बैंक आपको देता है फर्नीचर एंड फिक्सचर के नाम पे लोन, के घर में पैसा लगाना है, वो पैसा आज तक कभी फर्नीचर के लिए खरीदा नहीं गया। मेरे इतने हिस्ट्री में तो मैंने तो कभी देखा कि क्लाइंट ने फर्नीचर पैसा लगाया एक्चुअली में। उनको पता है, मोडस ऑपरेंडी यही है। फर्नीचर के लिए भी लोन मिलने लग गया? बिल्कुल मिलता है जी, लेना आना चाहिए आपको बैंक से, अच्छा। सब मिलता है। तो यही तो होता है कि अगर मान लो आपका 50 रुपए का आपने मकान लिया, 50 लाख का, मैं बहुत छोटी छोटी बातें बोलता हूँ, आपने 50 लाख का मकान लिया है, आपके पास सिर्फ 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट है। अभी बोला मेरे पास तो 5 लाख रुपए हैं, 45 लाख रुपए का लोन करा दो। हम उसकी जो वैल्यू कम दिखाते हैं, कम क्या दिखाते हैं, सर्कल रेट से ऊपर ही दिखाते हैं। सरकार अगर बोलती है कि मेरा 10-12 लाख का सर्कल रेट होना चाहिए, तो बिल्डर ऑलरेडी उस प्रॉपर्टी को 20 से 22 से 25 लाख दिखा रहा होता है। हाँ, पूरी नहीं दिखाते अनडाउटेडली, 50 नहीं दिखाते, मेजॉरिटी केसेस में ऐसा ये ट्रेंड है। कुछ लोग आते हैं, अब उनको भी पता है कि मार्केट का ट्रेंड हो चुका है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऑलरेडी 4 बिल्डिंग बना चुकी, आज मेरी रात को मेरी अंतरात्मा जाग गई, अब तो मुझे जी सब कुछ वाइट में ही करना है, तो वो तब भी नहीं कर सकता। और वो रीजन इसका ये है, अब तहसीलदार पूछेगा कि जो तूने पहले 3 बिल्डिंग बेची और आज जो तू कर रहा है, क्यों कर रहा है? वो इस डर में नहीं करेगा कि मेरी पिछली 3 बिल्डिंग की फाइल भी खुल जाएंगी। वो हम फंसे हुए हैं, अगर हम निकलना भी चाहें, देख रहे ये सब सच है, अगर वो अब वो निकलना भी चाहे तो नहीं निकल पाए। और हाँ, बट कुछ हैं ब्रेव लोग जो करते गए, इसका भी तरीका है, लोगों ने करा है। क्या करा है, वो अपनी कंपनी बना देते। अब एक कंपनी बना दी है, मेरे नाम पे कुछ है ही नहीं, आज तक जो हो रहा था वो मेरे नाम पे हो रहा था, अब कंपनी के नाम पे पूरा वाइट लेंगे। तो हैं ऐसे बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं हमें वाइट में ही डील करना है, चाहे हम बेचें चाहे खरीदें। तो जितने लोग जैसी बातें वैसी रिक्वायरमेंट। पर हाँ, ये पक्की कहानी है, गॉन आर दोज डेज जो फ्रॉड होते थे, अब चेंज हो चुका है। अब रजिस्ट्री करवाने के बाद मालिकाना हक देने के बाद आपसे पैसे लिए जाते हैं कि आपका मालिक बना दिया, आपको दे दो। तो वो गए होते थे जब पहले उधर पहले पैसे आएंगे तो साइन होंगे, अब नहीं होता। अब चेंज हो चुका है, सारा सिस्टम बदल चुका है। अब क्लाइंट भी इन्फॉर्म्ड हो गया है, वो भी इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेता है, बिल्डर भी एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेता है, सब उसी तरीके से चलता है। चलो कैपिटल गेन्स के बारे में बात करते हैं। अगर आज मैं एक फ्लैट बेचूं, तो उसमें गवर्नमेंट कितना ले जाएगी मेरा प्रॉफिट, और अगर उसको हम बचा सकते हैं तो उसका कोई तरीका हो तो वो भी बता दो। देखो, अगर मैं ये क्वेश्चन का जवाब दूंगा तो मुझे सीए फ्रेटर्निटी से बहुत गालियां पड़ेंगी कि तू क्यों जवाब दे रहा, हमारी पेट पे क्यों लात मार रहा है। हैविंग सेड दैट, सबको पता है। अब डिपेंड करता है आपने मकान किस पर्पस के लिए, अब किसके लिए यूज करो। प्लॉट था, फ्लैट था, अगर आपने मकान बेचा है, अपना मकान बेच के मकान खरीदा आपने, आप पहले 100 गज के मकान में रहते थे, अब आपने 150 गज का मकान लिया, ये जंप बड़ा नॉर्मल है, होता भी है। तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं लेती। गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट को पता है, अगर हमने प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि आप उन लोगों को छोड़ दें जो अपने ग्रोथ करके ऑलरेडी इतने इनकम टैक्स दिए, जीएसटी दिए, बचा कुचू के जो बचे कुचे पैसे बचे, उससे हमने मकान लिया, उस पर भी टैक्सेस दो। गवर्नमेंट को पता, गवर्नमेंट इसलिए कहती है कि अगर आपने मकान बेच के मकान लिया, अपनी जिंदगी में कितनी बार भी कर सकते हो, तो आपको टैक्स नहीं देना। बट अब बशर्ते एक शर्त है कि जो आपका कैपिटल गेन उसमें आ रहा है वो आप इन्वेस्ट कर देना। ये एक लूप होल है। लूप होल इन द सेंस कि मान लो आपने 100 रुपए का मकान बेचा, ठीक है जी, आपने वो मकान खरीदा था 80 रुपए के अंदर और आपने 100 रुपए के बेच दिए। अब आपने 120 रुपए का मकान नया खरीद लिया, ठीक है जी। गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से, ये बड़ी वेग से लाइन है, मुझे भी समझ नहीं आई तो क्यों बोलते हैं, बट ये बोलते हैं क्या कि 100 माइनस 80, जो 20 रुपीज टैक्स आपका आना था, असूलन तो वही आपका टैक्स है, वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बाद में पड़ेंगे इस चक्कर में, वो 20 रुपए दोबारा इन्वेस्ट कर दो। बेसिकली गवर्नमेंट नहीं चाह रही आपके 120 रुपए करो, गवर्नमेंट के हिसाब से तो आप 100 रुपए का मकान अगर आप बेच रहे हो, 20 रुपए कमाया तो 20 रुपए इन्वेस्ट कर दो।
80 का क्या? हाँ, वो गवर्नमेंट कहती है वो तो आपकी ऑलरेडी कैपिटल थी ना, वो तो मार्केट में लगी हुई है, तो उस पर कुछ नहीं करना आपने। आपने वो 20 रुपए इन्वेस्ट कर दो। क्यों? अगर आपने 20 रुपए अगले मकान में नहीं इन्वेस्ट करे और ये मार्केट में आपने स्पेकुलेटिव मार्केट में, ओपन मार्केट में छोड़ दिया, तो क्या होगा? जितना मार्केट में पैसा फेंकोगे उतनी स्पेकुलेशन ऊपर नीचे जाएगी और हमारी इकोनॉमी हिलेगी, ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगी। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, तो 20 रुपए तूने कमाया, तू सिर्फ भाई वो इन्वेस्ट कर, क्योंकि 80 के लिए तो घर लेगा ही लेगा। हाँ, अगर अपना घर बेच के अगले घर के लिए देगा, 80 पे नहीं बात करते, वो कहते हैं 20 रुपए। है थोड़ा डिफरेंट, बट इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट एज वेल। बट अगर वो सिर्फ 20 ही इन्वेस्ट करे, बाकी इन्वेस्ट ही ना करे? मत करो जी, आपको टैक्स नहीं देना, आपके टैक्स रेजिम से आप बच गए, क्योंकि सरकार के अकॉर्डिंग तो आपको सिर्फ कैपिटल गेन इन्वेस्ट करना है। अगर और ये सरकार को सिर पे बंदूक लेके थोड़ा बैठी है कि नहीं जी अभी करना, अभी करना, अभी करना है। गवर्नमेंट क्या बोलती है आपको, हम आपको, अगर आपने मकान बेच दिए यार, 2 ले ले यार, साल 2 3 ले ले यार, तू साल यार 3 साल तक तो मकान ले लेगा, गवर्नमेंट टाइम भी देती है आपको। और ये इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है सेक्शन 54 में, ये सब लिखा हुआ कि कब तक आप ले सकते हो, बेच रहे हो, बेच के अगर, हाँ गवर्नमेंट ये भी डरती है कि 3 साल तक अगर उसने मार्केट में पैसा घुमाया फिर नौटंकी होगी, तो गवर्नमेंट कहती है यार डिसीजन ले ले, साल के अंत से पहले पहले या 6 महीने के अंदर डिसीजन ले ले भाई। क्या? अगर तुमने मकान नहीं ले पाया तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम करके एक अकाउंट खुलवा लो बैंक में, और वो पैसा बैंक में जमा करा दे, क्योंकि जैसे तूने घुमाया वैसे हमारी इकोनॉमी ऊपर नीचे हो जाएगी। आप अपने, आप देखो मेरे 20 रुपए से इकोनॉमी हिल रही है, आपके 20 रुपए से नहीं, पूरे इंडिया के जितने लोग हैं रोज लेते हैं, खरीदते बेचते हैं। तो गवर्नमेंट को अपनी इकोनॉमी को तो स्टेबल रखना है ना। ऑल दीज थिंग्स आर जस्ट टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। बट वो बैंक अकाउंट में रख के करते क्या है? ब्याज देगा बैंक आपको उसका, जैसे आपके बैंक अकाउंट में करते हैं। बैंक में रखो, इंटरेस्ट खाओ, जब तक आप डिसीजन नहीं ले रहे कि आपने अगला घर कौन सा लेना है। ओके। अच्छा ये भी हो सकता है कि मैंने घर बेच दिया, अब अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके लिए टाइम देगी ना गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कहती है 2 साल तक आपको टाइम मिलता है, ये ले लो, या 3 साल तक कंस्ट्रक्शन वाला, वो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है हाउस प्रॉपर्टी में। खैर रियल एस्टेट की कहानी थी, तो टैक्सेस में पहुंची मैडम। सारे आज सवाल मुझसे पूछेंगे। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि इन्वेस्टमेंट के लिए रेजिडेंशियल वर्सेस कमर्शियल प्रॉपर्टीज पे, कि लोग जो है वो छोटी शॉप्स में पैसा लगाते हैं, ठीक है, पर वो क्या रेंट सच में आता है या सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है? देखो जी, ये मार्केटिंग गिमिक बोलना बड़ा आसान होता है, ये मार्केटिंग गिमिक से ज़्यादा फ्रॉड है। ओह अच्छा। ये सिर्फ गिमिक नहीं है, एक फ्रॉड भी है। अभी आपने गुड़गांव में देखा होगा 32 एवेन्यू करके था, हाँ, उसमें एक ही प्रॉपर्टी को 25 बारी बेचा गया। अब वो फ्रॉड आप इसलिए आपके साथ हो पाया क्योंकि गलती आपकी है। आप रजिस्ट्री नहीं करवाओगे उस चीज की, तो गलती आप ही की है ना। आप गवर्नमेंट को वो टैक्स बचाने के लिए, स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए नहीं करवाओगे तो फ्रॉड होगा। तो इसलिए जब भी जोन सी प्रॉपर्टी लो, हमेशा एक सिंपल सा रूल बना लो जिंदगी में, आपकी जेब में जितने मर्जी पैसे हों, आपने प्रॉपर्टी पे लोन लेना ही लेना है, चाहे 10 लाख का लो, 20 लाख का लो, पेपर्स चेक हो जाते हैं। ये जो फ्रॉड होने की कहानी थी वो नहीं होती है। अब प्लीज पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रॉपर्टी मत लो, लेनी नहीं चाहिए। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब है कि उसके पास खुद तो राइट है नहीं लैंड के, वो राइट अपना बेच रहा है, बेचने का अधिकार, उस पर मकान का अधिकार नहीं है, वो खुद ही मालिक नहीं है। और एक बात बताओ, जब अगर सरकार ही रजिस्ट्री नहीं कर रही है जमीन पे, वो क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि सरकार, जमीन उसकी है ही नहीं, सरकारी जमीन होगी या सरकारी जमीन होगी, डीडीए की होगी, फॉरेस्ट लैंड होगी, रिज की जमीन होगी, ग्राम पंचायत की जमीन होगी, वो कब्जे की जमीन होती है। जब आप उस इंसान से मकान ले रहे हो जिसके पास खुद ही मकान का राइट नहीं है, और फिर आप बोला फ्रॉड हो गया। बिल्कुल नहीं करना। लोन हमेशा लेना हर प्रॉपर्टी पे, ताकि पेपर्स चेक हो जाए, चाहे वो नॉर्मल बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक हो, या आपका एनबीएफसी हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, कोई भी हो, सब लोग ड्यू डिलिजेंस अपनी प्रॉपर करते हैं, कोई अपने धंधा बंद करने के लिए बैठा रहता है। बट और रजिस्ट्री जरूर होनी चाहिए प्रॉपर्टी की। हाँ, आजकल एक और भी लिस्ट चल रही है, आप इंस्टाग्राम पे देखोगे, ये धड़ल्ले से लिस्ट आ रही है, आपको ये चेक करना है, वो चेक करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, सारी बकवास है।
व्यू लेने के लिए, फालतू बकवास करने के लिए 10 के 50 पॉइंट कर लो। सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉइंट बोला होगा, उस एक पॉइंट को उठा के अपने मनगढ़ंत और 10 डाल देते हैं। अब हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी एक इंसान ले रहा था साउथ दिल्ली में, हम छतरपुर में डील करते हैं, तो साउथ दिल्ली में प्रॉपर्टी ले रहा था। वो प्रभु ने हायर करे अपना एडवोकेट साहब पेपर चेक करने के लिए बैंगलोर से। बैंगलोर से? यस। ओके। अब मैं उसके साथ ये परेशान था बोल के, जो बैंगलोर वाला दिल्ली खुद नहीं आया, उसे क्या पता यहाँ की प्रॉपर्टी की डिटेल्स क्या चल रही है। देखो, चेक करने प्रॉपर्टी के पेपर्स तो लोकल तहसील में जाओ, जो तहसीलदार होते हैं उनसे कंफर्मेशन लो। क्यों नहीं लेना चाहिए? यहाँ के बैंक से लो, लोकल बंदों से लोगे तो पता चलेगा ना। जिसको पता ही नहीं दिल्ली की प्रॉपर्टी का रेट क्या है, क्या होना चाहिए, फिर वो क्या होगा, इंस्टाग्राम के मरीज हो जाएंगे हम सब लोग। वो जो लिखा हुआ है उस पर वही ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो, लिटरली वही ब्लाइंडली फॉलो करके क्लाइंट लेके गया। और एंड ऑफ द डे में क्या था, उसने 1 BHK मुझसे लिया था मात्र 25 लाख में। साउथ दिल्ली में? साउथ दिल्ली में, यहीं पे छतरपुर में 25 लाख में 1 BHK लिया था। वो इतना डर गया, इतना डर गया, इतना डर गया। उस लिस्ट को पढ़ने के बाद मैं, बिल्डर साहब ने समझाया उसे, पूरी चीज़ समझाई, एक एक चीज़ जवाब दिया, फिर मैंने उसको समझाया, पूरी जवाब दिए। पर वो एंड में डर गया कि नहीं सर, आप लोग मुझे पैसे वापस दो। और हमारी पॉलिसी पैसे वापस देने की है। हम किसी का हराम का पैसा, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए किसी। जो मेरा हक का है मैं वो लूंगा, जो मेरे हक का नहीं है मैं नहीं लूंगा। हमने उसके पैसे वापस दे दिए। अब वही क्लाइंट दोबारा घूम रहा है। अब वो 25 लाख में 1 BHK नहीं मिलता जी, अब रेट ही 30 लाख हो चुके। तो मैं 25 लाख में कहाँ चल रहा हूँ? उसको तभी समझाया था, आपके डर होते हैं, बहुत डर होते हैं। अब लोन ले तो रहे हो, बैंक आपको सब ड्यू डिलिजेंस चेक करके ही देगा। और आज के दिन मजे की बात है, सबसे अच्छी चीज, बैंक ना मैंडेटरी आपके घर की इंश्योरेंस कराता है, लोन इंश्योरेंस कराता है। ओके। खुदा ना खास्ता कभी जिंदगी में जिसके नाम पे लोन है, जिंदगी ऐसी कब पल का भरोसा नहीं है। आज आप बात कर रहे हैं, बाहर निकले भरोसा है, कौन रहे कोई ना रहे। बैंक कहती है कि आपको मैंडेटरी इंश्योरेंस करानी है। उस मैंडेटरी इंश्योरेंस से क्या है कि अगर जिसके नाम पे लोन है उसको कभी कुछ हो जाए, आपके परिवार के सिर पे छत हमेशा रहेगी। इसका मतलब ये जितना लोन अमाउंट है उसको इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। ओके। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है ना। और खैर किसी के साथ ऐसा कुछ कभी हो ना, बट आप जो मैडम का इमोशनल ट्रैप था ना, EMI ट्रैप, वो खत्म हो जाएगा इस केस के बाद। क्योंकि घर वालों को EMI नहीं देनी होती, बैंक वाले देते हैं। ये हर बैंक में लेनी चाहिए और वंस इन लाइफ टाइम देनी है। मान लो आपने 50 लाख का प्रॉपर्टी ली है, ठीक है जी, आपने अगर आज 50 लाख के लोन पे 50,000 रुपये दे भी दिए, 50-70,000, अगले 20 साल के लिए संतुष्टि को खरीद पाओगे? वो 20 साल के लिए कभी मेरी जिंदगी में कभी कुछ हो जाए, घर भी है, और अगर आपने कोई और मेडिक्लेम या इंश्योरेंस वगैरह करा रखे हैं तो उसके पैसे मिलेंगे बच्चों को, घर निकल जाएगा नहीं तो मैंडेटरी इंश्योरेंस प्लीज लो, चाहे आप लोन किसी बैंक से लो, लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पे ऑफ कर दोगे तो वो पैसे वापस मिल जाते हैं। मतलब आपने लिया आज मैंडेटरी, आपने इंश्योरेंस ले लिया, बट आपने उसको 6 महीने में आपने डिसाइड करा नहीं मुझे पे ऑफ करना था, आपने पे ऑफ कर दिया, तो बैंक वाले भी कुछ अमाउंट काट के फर्स्ट ईयर का कुछ शायद 30% काटते हैं, 70% पैसा आपको वापस दे देते हैं। अच्छा है। तो कुछ भी फ्रॉड नहीं है। फ्रॉड वो है तब, आप फ्रॉड आपके साथ तब होता है जब आप मूर्ख हो। जब लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स पढ़ो ना, उसको क्या लिखा हुआ है। नहीं पढ़ना आता वकील हायर कर लो, नहीं पढ़ना आता तो कंसल्टेंट जो हम जैसे हमें हायर करो, ताकि हम आपको बता सके। जो एक कमीशन होती है जो लिए जाती है आपसे, एक छोटा सा ब्रोकरेज अमाउंट रहता है, आपको ब्रोकरेज अमाउंट चुकता है, पर आपको वो कितना सेफ रखता है अपनी ज़िंदगी में कि आप गलत जगह ना इन्वेस्ट करो, वो ज़रूर देखते हैं। तो एक छोटी सी ब्रोकरेज मत देखो, आप ये देखो आपकी हार्ड अर्न मनी जिसके लिए आप साइन अप कर रहे हो, आपकी भाषा में आप जवानी बेच रहे हो बैंक को, बट वो कमीशन जो होती है ब्रोकरेज देने में सबको प्रॉब्लम आती है। ये आपको सेफ रखती है, आपको बताता है, वो ब्रोकर बताएगा, वो भी तो रिस्पॉन्सिबल होगा ना, वो भी तो पूरा देख रहा है, लोकल अथॉरिटीज में चेक कर रहा है सब ठीक है नहीं है, और कोई अपडेट होता है मार्केट में तो आपको बताता है ना। हाँ देखो, डिफॉल्टर्स हर जगह होते हैं, कुछ ऐसे भी ब्रोकर्स हैं जो फ्रॉड करते हैं, हम ऐसे नहीं है। मैं अपनी गारंटी ले सकता हूँ, बाकी किसी का भरोसा नहीं। मैं अपनी गारंटी ले सकता हूँ कि मैं ठीक कर रहा हूँ, और मुझसे मकान लोगे तो मेरी बिल्डिंग ले लोगे तो कमीशन मिल लेंगे, अगर किसी और की बिल्डिंग लोगे तो मेहनत तो मांगेंगे ना जी। जो लड़का जा रहा है रोज एक एक गली में घूम रहा है, देख के ला रहा है मकान कौन सा है,
और सर को या मैडम को ये मकान पसंद आ सकता है क्योंकि ऐसा रिक्वायरमेंट उन्होंने बताया है। इतनी मेहनत तो मांग रहा है, जो रोज पेट्रोल फूकता है वो अपना रोज मेहनत करता है, धूप में जाता है, आज उसकी मेहनत की बारी है। तो आई फील ब्रोकरेज इज वेरी जस्टिफाइड। और ये भी एक रिवाज है गुड़गांव के मार्केट में कि डिस्काउंट दे दो जी, ब्रोकरेज में वो डिस्काउंट तो चाहिए होता है। हर मार्केट में है। देखो ये डिस्काउंट वाली चीज करके ना आप ब्रोकर को पुश करते हो क्या कि तू जा बिल्डर के साथ सांठ गांठ कर और फ्रॉड कर मेरे साथ। अगर एक इंसान को आप हायर कर रहे हो काम करने के लिए, उसको उसकी मेहनत मिल जाएगी जिसके लिए उसने साइन अप करा है, तो वो आप ही का सगा होगा ना, किसी और का थोड़ी ना होगा। तो बट ऑब्वियस है। अगर आप किसी के मुंह से रोटी छीन लो और बोलो तू चुप ही ना करे, ये तो बहुत गलत डबल स्टैंडर्ड बात होगी। तो मैं फिर कहाँ जाए? वो जो ब्रोकर आदमी, जो कंसल्टेंट है, जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, वो कमाए कैसे? गुरुद्वारे चला जाए अपने परिवार के साथ, यही सॉल्यूशन रहेगा आपका एंड में जाके। फिर ब्रोकरेज मत देखो, आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए या कोई भी किसी चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। वो आपको बहुत सारी जो अनफोर्सिन इवेंट्स होते हैं या अनफोर्स चीज़ जो आपको फ्रॉड हो सकते हैं, उससे आपको बचाते हैं। तो अपने बचाने को पैसा देना उसके लिए कोई बुरी बात तो नहीं है। तो गुड़गांव, नोएडा और दिल्ली, तीनों जगह पे अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, अलग अलग पर्सनालिटीज हैं। अब कोई एक बायर है जो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता है, और एक बायर है जो अपना पैसा डबल करना है, उसको इन्वेस्टमेंट करना है। तो इस केस में दोनों के लिए बेस्ट चॉइस क्या है? कहाँ जाए? हाँ, जी जहाँ आपको रोटी मिलती है वहाँ जाए। मैं तो छूटते ही किसी चीज़ बोलूँगा, आप मकान ले लो, चाहे दिल्ली ले लो, गुड़गांव ले लो, चाहे नोएडा ले लो, चुकाओगे ईएमआई तो ही तो मकान कर पाओगे। तो जहाँ आपका काम है वहाँ लो। अपनी ज़िंदगी में ट्रैवल हटा दो। अगर आप फॉर एग्जांपल गुड़गांव में नौकरी करते हैं और आपका बजट 50-70 लाख रुपए का है, और आप अगर शादरा जैसी जगह से आ रहे हो, तो मेरे हिसाब से आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है इस दुनिया में। क्योंकि आप अपनी जिंदगी का ट्रैवल, ये आ रहा है मेरा बच्चा यहाँ काम करता है, शादरा से उठ के आता है, और मैं मूर्खता मानता हूँ इस चीज को। आपने जिंदगी में 2 घंटे आने में, 2 घंटे जाने में, अपने 4 घंटे तो ऐसे सरेंडर कर दिए 24 में से, रह गए 20। उस 20 में आपने 9 घंटे की नौकरी लगा ली, रह गए 11। 11 में से डॉक्टर कहता है 8 घंटे सो, रह गए 3 घंटे। अब तुम 3 घंटे में खाओगे, हगोगे, हंसोगे, रोओगे, क्या क्या कर लोगे? तो क्या होगा? इमोशनल बर्डन। तो जिंदगी में ट्रैवल टाइम सबसे कम होना चाहिए। और चाहे वो नोएडा हो, चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे वो दिल्ली हो, जहां आपका काम है वहां आपको रहना चाहिए। मेरा घर द्वारका में, बट अपने ट्रैवल टाइम को कम करने के लिए मैं गुड़गांव रहता हूँ, क्योंकि मुझे गुड़गांव मार्केट भी देखनी है, मुझे साउथ दिल्ली भी देखनी है। मेरे को ऑप्टिमाइज रहता है लोकेशन। अगर मैं रोज अपना 1.5 से 2 घंटा एक साइड ट्रैवलिंग में करूंगा, मेंटल प्रेशर, फिर ड्राइवर की कॉस्ट, फिर पेट्रोल की कॉस्ट, ये सब चीज़ें कॉस्टिंग तो पड़ती है। और प्लस मैं 2 घंटा एग्जर्टेड पहुंच रहा हूँ ऑफिस में। जब तक मैं ऑफिस पहुंच रहा हूँ, मेरी ऑलरेडी 2 घंटे की एनर्जी खत्म हो चुकी है। मैं 9 में से 7 घंटे काम कर पाऊंगा। तो टाइम इज मनी। तो जहाँ आप ले रहे हो, हाँ अगर कुछ लोग कहते हैं यार गुड़गांव में नौकरी तो है, पर गुड़गांव में अफोर्ड नहीं कर पाते। अब मैं शादरा से, मैं दिल्ली में तो है, बट गुड़गांव अगर आऊँ तो कैसे करूँगा? तो गुड़गांव के करीब आ जाओ ना, जरूरी थोड़ी ना कि आप गुड़गांव में ही रहो। फिर आप अफोर्डेबल हाउसिंग देख सकते हैं अगर आपका बजट कम है तो। अगर आपका बजट कम है तो दिल्ली में आसपास जो एरियाज हैं आप देख सकते हो। हम आपको साउथ दिल्ली में दिलवा सकते हैं, छतरपुर में। ये तो एग्जाम्पल्स हैं। अगर आपको नोएडा ही काम करना है तो नोएडा ही काम, अगर आपकी जॉब है तो नोएडा के आसपास ले लो। अगर नोएडा अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके बगल में फरीदाबाद है, वहाँ ले लो। ट्रैवल टाइम कम करो जिंदगी में, चाहे जहाँ मर्जी रहो, क्योंकि वो आपका ऐसा, आप अपना रोज का वक्त ऐसा गवा रहे हो जो वापस नहीं आने वाला। अगर आपने पैसा, मान लो बिजनेस में लॉस हो गया, तो आप दोबारा कमा सकते हो, बट अगर मनी टाइम लॉस हो गया तो वो वापस नहीं आएगा जी। बट इन्वेस्टमेंट के पर्पस से, अगर किसी को इन्वेस्टमेंट सिर्फ इन्वेस्ट पर्पस से करना है, जी एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहिए इंसान को। जहां आप ले रहे हो, पहले तो आप देखो कि जिस प्रोडक्ट में आप ले रहे हो उसका हिस्ट्री क्या है।
अगर आप किसी बिल्डर से ले रहे हो, मान लेते कोई डेवलपर है, बिल्डर है, मैं 2 वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। डेवलपर तो बड़े-बड़े सिग्नेचर हो गए, एमफ्रेम हो गया, आदित्य बिरला हो गया, ऐसे करके, और बिल्डर्स मतलब लोकल बिल्डर्स आ गए। अब जिसमें भी ले रहे हो, जैसे भी प्रॉपर्टी ले रहे हो, पहले चेक कर लो कि इसकी हिस्ट्री कैसी है। अगर इसकी हिस्ट्री साफ है तो फ्यूचर भी ये अच्छा करेगा, क्योंकि उसने अब गलत काम कर रहा होता तो आज बैठा भी ना था। हिस्ट्री चेक कर लो, टाइटल चेक करो कि जो आपके पेपर्स हैं वो क्लियर हैं हर टर्म से। अगर सब कुछ ठीक है तो आगे बढ़ जाओ, नहीं ठीक है तो रुक जाओ। नहीं समझ है, कंसल्टेंट हायर कर लो। नहीं समझ है, पेपर प्रॉपर्टी की समझ है बट पेपर की समझ नहीं है, एडवोकेट हायर कर लो। अगर ये भी नहीं कर सकते, अरे लोन ले लो, बैंक का वकील चेक कर लेगा। बट कुछ तो करो। घर बैठे बैठे जो रील्स पे देखते हैं ना, हाँ हाँ मुझे ये घर अच्छा लग रहा है, ये लूंगा एक दिन, जो नशे में बैठ के रील देख देख के सपने से जाते हैं, वो सपने ही देख के रह जाते हैं, वो घर नहीं ले पाते। जेवर एयरपोर्ट और द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे, यस द्वारका एक्सप्रेसवे ही मैं हमेशा प्रेफर करूंगा अगर दोनों में से चूज करना पड़े। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। जितने फ्रॉड जनरली रियल एस्टेट में हुए हैं, वो ज़्यादातर जो लैंड टाइटल को लेके हुए हैं वो नोएडा में, गुड़गांव में नहीं हुआ। अब ये आप मेरी इन्फॉर्मेशन वेट कर सकते हो, चेक कर सकते हो। जो टावर्स टूटे पूरे पूरे सुपरटेक के, वो नोएडा में हुआ। जो कलेश आ रहा है वो ज़रा उधर आ रहा है। रीज़न बीइंग, नोएडा के अंदर जब आप प्रॉपर्टी लेते हो ना, तो नोएडा की पॉलिसी है, सरकार की पॉलिसी है कि वो आपको लैंड देती है लीज पे 99 साल की। ओके। और गुड़गांव में ऐसा लीज का ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब क्या रहता है कि दर्द ज़्यादा इन्वॉल्व जो रहता है, जो हार्ड एंड मनी है, वो गुड़गांव में बिल्डर की लगती है। तो यहाँ करने से पहले वो 100 नहीं हज़ारों भरी सोचते हैं। ओके। नोएडा, अगर सिंपल सी कहानी है, अगर आपको एक 100 करोड़ की लैंड है, वो 100 करोड़ की चीज़ अगर आपको 40 में मिल जाएगी तो आपका दिमाग भी चलेगा नेगेटिव, कुछ ना कुछ। और अगर 100 की चीज़ आपको 105 की मिलेगी तो बोलोगे नहीं यार बहुत पैसा लगा यार, मुझे गड़बड़ नहीं करना। तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, इफ आई, अगर हमें भी जैसे एज कमर एसोसिएट, हम जब दिल्ली से एक्सपैंड करने सोच रहे थे, नोएडा जाएं या गुरुग्राम जाएं, हमने भी ये मार्केट स्टडी करी। ओके। हमने इतनी मार्केट स्टडी करी, पैसा खर्चा। आई स्पेंट ऑलमोस्ट 1 ईयर, आई हायर्ड एम्प्लॉइज फॉर बोथ द लोकेशन, दोनों को स्टडी करा। बेचा कुछ नहीं 1 साल में, पर हम लोगों ने स्टडी करा। आज ये स्टेटमेंट बड़े मुंह से निकलना आसान लगता है यार, द्वारका एक्सप्रेस से बोल रहा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी उस पर पैसा खर्चा, उस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगी। आप इमेजिन करो 2 से 4 एम्प्लॉइज़ पर लोकेशन आप हायर करो और देखो वहाँ की मार्केट फिजिबिलिटी अकॉर्डिंगली क्या मेरे को सूट करता है नहीं करता, उसके बाद कर रहे हैं। और उसके बाद आगे क्लाइंट बोले जी मुझे ब्रोकरेज नहीं देनी है, ब्रोकरेज में डिस्काउंट देनी है, तो दुखता है। क्योंकि हम लोग क्लाइंट को सेव करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं कि अगर हम बोल रहे हैं द्वारका एक्सप्रेस पे तो वाई। मोर ओवर जेवर एयरपोर्ट, यार मुझे एक सिंपल सी बात है, एयरपोर्ट से आप कितना ही ट्रैवल करते हो, अगर अब बाहर भी आप नौकरी कर रहे हो तो कितनी बारी ट्रैवल करते हो। और द्वारका एक्सप्रेस पे आपकी कम्यूटेशन को ईजी करता है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा यूजफुल है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज इन कंपेरिजन टू एयरपोर्ट। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ। तो जो इन्वेस्टमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाया जा रहा है, वो सारा गुड़गांव पे चल रहा है। और प्लस एक और पॉलिटिकल भी इसका एक आंसर है जी। हमारे जो सीएम थे हरियाणा के, वो अब यूनियन मिनिस्टर बन चुके हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड के, तो अब वो सारा पैसा लगाते हैं गुड़गांव में। तो जहाँ जो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगना है वो गुड़गांव में ज़्यादा लगना है एज इन कंपेरिजन टू नोएडा। मोर ओवर गुड़गांव ज़्यादा रीचेबल है नोएडा से। नोएडा में मेट्रो स्टेशन अब आए हैं, गुड़गांव में तब से चल रहे हैं। येलो लाइन की शुरुआत जो हुई थी वो नोएडा, उसमें गुड़गांव को पहले कनेक्ट करा था क्योंकि ज़्यादा लोग गुड़गांव आ रहे हैं, नोएडा जाने की, मेरा ये मानना है। बाकी हाँ, जिन्होंने नोएडा लेना है उन्होंने नोएडा ही लेना है जी, उनका फिर कुछ नहीं आता। इन्वेस्टमेंट पर्पस से आप ये सजेस्ट करते हो कि द्वारका एक्सप्रेसवे? इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे में लोगों ने बहुत कमाया जी, बहुत कमाया। चाहे वो एंड यूजर हो चाहे इन्वेस्टर हो, जिसने जो लिया है
60, 70, 80 लाख करोड़ के बजट में जो उन्होंने लिया है, उन्होंने वो मरे से मरा 50 to 100% प्रॉफिट कमा के बेचा। तो अभी भी स्कोप है या सैचुरेट हो चुका बिंदास है? उसको पर भी ये गिमिक है, मैं पिछले 2 साल से सुन रहा हूँ कि बबल फूटेगा फूटेगा, मार्केट करेक्शन होगी होगी। मार्केट करेक्शन का मतलब क्या होना है गुड़गांव के अंदर कि अगर आप 50% कमा रहे हो तब 30 कमाओगे, कमाओगे। गुड़गांव कभी डिप नहीं जाने वाला एज ऑफ नाउ, जो करंट सिनेरियो में देखते हैं अभी डिप का कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, क्या हो जाता है, मार्केट स्लो हो जाती है जब इतनी ज़्यादा न्यूज़ आती है और लोग पीछे पड़ जाते हैं। आजकल हमारे आर एस भाट जी बड़े फेमस चल रहे हैं, इधर तोड़ फोड़ उधर तोड़ फोड़, तो वो सिटी को बेटर तो बना रहे हैं एंड ऑफ द डे। वो भी जो गवर्नमेंट कर रही है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है, जो इलीगल इंक्रोचमेंट से उनको हटा रहे हैं ताकि वो रोड्स चौड़ी हों, जो हैं उनके लिए करें। तो ठीक है, अगर वहाँ पे यूपी में योगी का बुलडोजर चलता है क्रिमिनल्स पे, तो यहाँ आर एस भट्ट का गुड़गांव में चलता है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करने के लिए। तो हर एक अपना है, बट नोएडा बहुत बड़ा है जी, इतना ज़्यादा बड़ा है, मतलब वहाँ पे सेक्टर्स इस तरीके से बटे हैं, इस तरीके से आए हैं, जो आज सेक्टर नहीं है वो कल हो जाएगा। और वो सेक्टर 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 नोएडा की फुल फॉर्म पता आपको? नहीं। क्या था नोएडा, क्यों बना नोएडा? नोएडा की फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया। सीरियसली? यस, यू कैन गूगल इट। ये नया तो नया जब नया पता चला है मुझे आज। तो जब इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप किया जा रहा है, वो एक्सटेंशन चल रहा है, एक्सटेंशन को एक्सटेंड एक्सटेंड एक्सटेंड, अरे कितना एक्सटेंड। गुड़गांव का ऐसे कुछ नहीं है, तो नाम भी चेंज हो गया, गुड़गांव को गुरुग्राम कर दिया, कोई इसकी फुल फॉर्म नहीं है। यह एक सिटी हब बनी हुई है, नेचुरली बना है, और हैबिटेशन अच्छा है, प्लस जो डेवलपर्स आए वो बहुत अच्छे हैं। नोएडा में बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, भूटानी इज फैंटास्टिक जॉब इन नोएडा। आरओएफ ने बहुत अच्छा काम करा है वहाँ पे नोएडा में। गुड़गांव में वी हैव डीएलएफ, वी हैव M3M, वी हैव स्मार्ट वर्ल्ड। चाहे M3M पे 100 केस डले हो, 100 नौटंकी आए हो, बंसल जी अंदर गए हो, बाहर आए हो, भागे हो, जो मर्जी करो, जैसे मर्जी हो, पर एंड ऑफ द डे एक दिन भी कौन सी साइट थी जहां कंस्ट्रक्शन रुकी हो इस पूरे लो फेज में? M3M हो, स्मार्ट वर्ल्ड हो, कहीं नहीं रुका, सब चलता रहा। उन्होंने मार्केट ऐसे बना के रखी लोगों के साथ कि वो दोबारा रिवाइव हो गए। नोएडा में बिल्डर एक बार जाता वापस नहीं आता, सुपरटेक कहाँ वापस आया, पर M3M वापस आया, और बड़े बैंग ऑन तरीके से आया। अभी उन्होंने लॉन्च करा रिसेंटली GIC, गुड़गांव इंटरनेशनल सिटी, क्या फैंटास्टिक सेल्स करी है, और हमने बेचे। हम नोएडा भी बेचते हैं, बट संतुष्टि ज़्यादा हमें पता है गुड़गांव में, पता नहीं ज़्यादा क्यों है, एक लाइफस्टाइल है गुड़गांव में जो मुझे लगता है नोएडा में नहीं है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। क्या पता मैं ज़्यादा गुड़गांव की तरफ मेरा पर्सनल रुझान रहा है इस वजह से, बट नोएडा इज ऑल्सो वेरी फाइनली डेवलप्ड एरिया। बट इफ गिवन अ चांस टू मी टू मूव फ्रॉम दिल्ली, जैसे मैंने आपको बताया मैं खुद ही गुड़गांव शिफ्ट हुआ, तो इसीलिए हुआ क्योंकि दिस इज फॉर मी, फॉर माई पर्सनल नीड्स, गुड़गांव सेटिस्फाइज माई पर्सनल नीड्स, इसलिए नोएडा नहीं, गुड़गांव यस। जो एरिया है सोना और यमुना एक्सप्रेसवे, इनका फ्यूचर कहाँ जा रहा है? और लोग सच में 5 साल बाद वहाँ रहेंगे या सिर्फ घोस्ट टाउन बन के रह जाएंगे वो? देखो, इंडिया की जो सबसे स्टार्टिंग मैंने बोली थी, मैं अपनी लाइन रिपीट करता हूँ, इंडिया इतना डेंसली पॉपुलेटेड है ना कि घोस्ट को भी जगह नहीं मिलने वाली यहाँ पे रहने के लिए। घोस्ट वो टाउन तो तो बहुत सच है। दूर की बात है, कुछ भी घोस्ट टाउन नहीं होने वाला। ये अब्रॉड की कहानियाँ हैं, जो घोस्ट टाउन हो जाएगा, बसावट नहीं होगी, नहीं होगा, ऐसी कोई जगह नहीं है इंडिया में जहाँ नई नई बसावट आएगी। आएगी, हर जगह आएगी, कुछ जगह जल्दी आती है, कुछ जगह धीरे आती है, पर आती है, और गवर्नमेंट उसके लिए करती तो है। गवर्नमेंट घोस्ट टाउन ना हो, इसलिए जब भी एक नया कोई सेक्टर या नया एरिया अनाउंस करते हैं या उसको आई रखते हैं कि इसको बनाना है, तो गवर्नमेंट पहले उस एरिया में अफोर्डेबल हाउसिंग लॉन्च करती है। गुड़गांव में या हरियाणा में वो अफोर्डेबल हाउसिंग लॉन्च करके पहले ही बहुत सारे परिवारों को बसाते हैं, सस्ते घर देते हैं। जब वो सस्ते घर आ गए उसके बाद महंगे वाले घर आते दिखते हैं, तो घोस्ट टाउन होने का सवाल ही नहीं है, कहीं आता ही नहीं है।
और देखो, रियल एस्टेट में एक कहावत है, यहाँ खुदा वहाँ खुदा, जहाँ नहीं खुदा वहाँ कल खुद जाएगा। वेलकम टू इंडिया के रियल एस्टेट। इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है हर जगह कि ग्रोथ है। हाँ, अगर आपने जैसे पूछा कि सोना या यमुना एक्सप्रेस वे, अगर आपका उस तरफ फिर वही रोटी पे आ गई कि जहाँ आपको खाने को मिल रहा है, जहाँ से आपकी नौकरी आ रही है, जहाँ आपका काम है, रोजगार है, वहाँ जाओ। फिर क्या नोएडा, क्या गुड़गांव, जहाँ है आपको रोटी पानी चल रही है वहाँ जाओ जी, वहाँ लो। बट अगर हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो इस समय जी गुड़गांव से भी ज़्यादा जो रेंटल एंगल से देख रहे हैं तो साउथ दिल्ली में बहुत ज़्यादा अच्छा रेंटल है। मैंने एक अपने क्लाइंट को एक फ्लैट दिलवाया, ही वर्क्स इन यूनाइटेड नेशंस, क्लाइंट का नाम ले सकता क्योंकि उनकी प्रोफाइल ऐसी है। वो उन्होंने मुझसे लिया मकान गुड़गांव के अंदर, जगह का नाम भी नहीं लूंगा नहीं तो आप लोग फिर बदनाम कर दोगे जगह को। उस जगह में उन्होंने मुझसे लिया 192 स्क्वायर यार्ड्स का बिल्डर फ्लोर लिया मुझसे। उनको पड़ा वो 2,31,00,000, और उसका रेंटल कितना आ रहा है जी, 72,000 रुपये महीना, 72,000 रुपीज पर मंथ। वाओ। अच्छा लग रहा है ना। बट अगर यही वो पैसे मेरे साउथ दिल्ली में लगा देते तो उनका जो रेंट, जो इन्वेस्टमेंट का रेंटल आ रहा है, मैं मिनिमम से मिनिमम उनको 2 लाख रुपए पर मंथ की गारंटी देता। बट वो जो दिमाग में बैठा हुआ ना गुड़गांव, उसका कोई इलाज नहीं है। वो गुड़गांव रहते हैं, उनको बोला गुड़गांव हूँ, गुड़गांव ही लूंगा। खैर वो रहते हैं इंडिया में बहुत कम है और जनरली मोस्टली बाहर ट्रैवल करते रहते हैं। वो स्विट्जरलैंड बेस्ड क्लाइंट है वो। बहुत प्रॉब्लम्स आई उनको जब वो ले रहे थे, उन्होंने ऐसा बोला पास्ट में। बट मेरे साथ डील करने के बाद उन्होंने बोला अगर प्रॉपर्टी लेनी ट्रांजेक्शन भी स्मूथ हो जाए तो बहुत अच्छा काम है और करना भी चाहिए। तो उन्होंने करा, अच्छा काम भी करा, मस्ती भी करी, और अब वो दोबारा आते हैं, हर साल जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। और अब मैं उनको, जब मैं बोलता हूँ कि सर आपने 2.25 करोड़ यहाँ लगाया है, आपको 72,000 पर मंथ मिल रहा है, मैं आपको 2 लाख प्रॉमिस करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे कहते हैं आपने पहले क्यों नहीं बताया। मैंने आपको बताया था पर आप सुनना नहीं चाह रहे थे। उस समय इन्फॉर्मेशन सब जगह देते हैं हम आपको, आप सुनना नहीं चाह रहे, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। आप उनको साउथ दिल्ली में इन्वेस्ट करना है। तो हाल फिलहाल भी वो आए हैं, आजकल घूम रहे हैं हमारे साथ, तो होपफुली वो जल्दी कुछ और क्लोज करेंगे। इस बार मैं उनको पूरी बिल्डिंग लेके दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ अच्छे से मिल जाएगा, बेटर मिल जाएगा, और एंड ऑफ द डे उनको रेंटल चाहिए कि मेरा रुझान रेंटल की तरफ है। हाँ, क्लाइंट का अगर कैपिटल ग्रोथ पे है तो फिर मैं बोलता हूँ भाई कैपिटल ग्रोथ है तो यहाँ भी ले सकते हो, हमारे पार्टनर बन सकते हो, हमारी बिल्डिंग में आ जाओ। आप रजिस्ट्री आपके नाम पे कराएंगे, पूरा करेंगे, बना के देंगे, जो आपकी तय होगी हम लोग कर लेंगे और बेच लेंगे। यहाँ कर लो, गुड़गांव में कर लो, सोना कर लो, 102 कर लो, जहाँ आपका मन करे। इट्स ऑल अबाउट यू, आप कहाँ कितना पैसा लगाना चाहते हो। प्रॉमिस करके, रिटर्न एग्रीमेंट करके इतना रिटर्न आपको देंगे, उसके बाद मेरा। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी जीपीए और लाल डोरा, दिल्ली में हजारों लोग यहाँ घर ले लेते हैं। इनका फ्यूचर क्या है इनका? क्या गवर्नमेंट कभी इन घरों को गिरा सकती है कभी भी? देखो, पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब है कि आपके लैंड में कुछ ना कुछ झोल है, कलेश है, लैंड टाइटल क्लियर नहीं। रहा सवाल लाल डोरा का, तो लाल डोरा इज वन ऑफ द सेफेस्ट थिंग टू गो एंड बाय। अब इसका मतलब क्या है, लाल डोरा होता क्या है, आपको तब समझ आएगी मेरी बात। और जनरल पावर अटॉर्नी, हमें पता है कि जब इंडिया या कोई भी जगह में, हर जगह गांव होते थे, और गांव जब बसते थे तो क्या प्लांट तरीके से बसे आज तक? नहीं। जहाँ जिसका मन करा भैंस गाड़ दी, हाँ। जहाँ जिसका मन करा वहाँ खेत, वो अपना घर बना लिया, यहाँ तालाब है, वहाँ ये है। तो और आपको पता है कि गांव में लोकल में इतना स्ट्रांग होता है कि आप उसे घुस भी सकते हैं, सरकार भी नहीं घुस सकती। सरकार ने पहले तो बोल दिया लाल डोरा जी कुछ नहीं है, इनलीगल है मामला, बहुत साल चला नौटंकी वाली। फिर सरकार हार मान गई गाँव वालों के आगे, क्योंकि गाँव वालों की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा गाँव है, तो कुछ कर नहीं सकते। उन गाँव की लैंड को लाल डोरा डिक्लेयर कर दिया। तो जो जहाँ है, जैसा है, तैसा है, वही है। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, अब हमारे पास आओ,
हमें बता दो कि ये आपका मकान है, अपने पेपर दिखा दो, हम आपको लाल डोरा का सर्टिफिकेट दे देंगे। अगर लाल डोरा का सर्टिफिकेट है तो पूरा है और वो करेक्ट है मामला। अगर नहीं है तो यानी झोल है, लैंड टाइटल क्लियर नहीं है। पावर अटॉर्नी यही होता है झोल। लाल डोरा में जब आप लोगे तो गवर्नमेंट ही पास कर चुकी है उसे 5 साल पहले, तो आप और मैं कौन होता है रेगुलेट करने वाले होते हैं? गवर्नमेंट ने रेगुलेट करती है उसको। तो लाल डोरा ऐसे में लेना इज एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली गुड। पावर ऑफ अटॉर्नी में यह है कि उसका टाइटल का मालिकाना कि नहीं उसके पास आज भी, तो मालिक होगा तो आपको बनाएगा ना। अब यहाँ पे जौनापुर की तरफ बहुत सारा लैंड था जहाँ पे एमसीडी ने तोड़फोड़ करी, तोड़ दिया, घर पूरे पूरे तोड़े। क्यों? अरे भैया फॉरेस्ट की जमीन पे आपने घर बसा लिए और उधर बना के बैठे और बोल रहे हो ओहो सरकार हाय है, सरकार हाय है। अरे तुम्हारी मूर्खता भी तो देखो, तुमने लिया ही क्यों फॉरेस्ट की जमीन पे? आपने पावर ऑफ अटॉर्नी में सस्ते में ले लो। बड़ी सिंपल सी कहानी मैं तो बोलता हूँ, जो पावर ऑफ अटॉर्नी के सौदे होते हैं, जेपीएज में आप बोल रहे हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी के सौदे बहुत खूबसूरत होते हैं। वो एक आपकी महिला मित्र है जो मॉडल दिखने में है, बट वो आपको कुछ आउटपुट नहीं देगी, सिर्फ खर्चा ही कराएगी आपसे। और लाल डोरा वो बीवी है जो घरेलू है, घर में है, वो खुद भी आएगी, आपको बसा के जाएगी। तो आपकी मर्जी है। अब महिला मित्र के चक्कर में भागना है कि बीवी लेके बैठना है, तो आपकी मर्जी है जी, उसमें कुछ नहीं कर सकते। लोग कहते हैं रेरा आने से सब ठीक हो गया है, पर बिल्डर आज भी अग्रीमेंट फॉर सेल में बहुत सारे लूपहोल्स रखते हैं। तो वो 3 रेड फ्लैग्स क्या हैं उन लूपहोल्स में? देखो लूपहोल होता ही क्या है, जो आपको ना पता हो पढ़ लो ना, पता चल जाएगा। लूपहोल रहेगा ही नहीं। बिल्डर आज की डेट में देखो, पहले तो सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट आई है, उन्होंने बोला है रेरा आपसे बड़ी निकम्मी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के शब्द है, मेरे नहीं है। आपका गठन इसीलिए किया गया है कि बिल्डरों को फेवर दिया जा सके। आज डेट में आप बोलो रेरा पे भी कर नहीं कर सकते, तो कहाँ जाओगे भाई? रेरा जो जिनका काम है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, अगर वो भी उस पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, बिल्डर बिल्डर गा रहे हैं, बिल्डर के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर रहे हैं, ऐसा कहना सुप्रीम कोर्ट के उस व्यू से करेक्ट है। बट रेरा काम एक्चुअली करता है। बट मजे की बात पता क्या, हम बोलते हैं दिल्ली में रेरा एप्लीकेबल है। रेरा दिल्ली में एप्लीकेबल है ओनली फॉर हाई राइज। ओके। लो राइज में तो कोई पूछता ही नहीं। जो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं उसमें कोई आता ही नहीं, कोई नहीं पूछता। तो देखो दो तरीके हैं, या तो आप सरकार को पैसा दे दो इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस, लेबर लॉज, लेबर टैक्स एंड ऑल दैट चीज़ों के नाम पे जो ले ले, तो रेरा बैठी है, आप पे करो, आपको कोई पुलिस वाला तंग नहीं करेगा, कोई एमसीडी वाला तंग नहीं करेगा, एमसीजी वाला तंग नहीं करेगा। ठीक है जी। अगर नहीं दोगे तो फिर आपके पर लेंटर पे पैसे जाते हैं। तो जाना है तो कर लो एप्लीकेबल, बट इतना स्ट्रिक्ट ना करो कि पूरी मार्केट ही टूट जाए। जो रेरा की विजन है दिल्ली को लेकर, वो ऐसा स्ट्रिक्ट नॉर्म लेके आ रहे हैं कि वो दिल्ली को ऐसे लेकर आ रहे हैं कि अभी पॉसिबिलिटी नहीं है उसका। जैसे मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट को पता है कि सर्कल रेट, एक्चुअल मार्केट रेट क्या चल रहा है, सर्कल रेट क्या है, गवर्नमेंट धीरे 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 बढ़ाती है। धीरे धीरे करें रेरा तो एप्लीकेबल हो जाएगा। वो एकदम से भीम बन जाओ, गदा उठा के फोड़ देंगे तो पूरी मार्केट ही खराब होगी। रेरा को एप्लीकेबल करने के चक्कर में पता चले गवर्नमेंट रेवेन्यू से जाए अपनी, कोई फायदा नहीं उस चीज़ का। तो हाँ वक्त लगेगा, बट इट्स गुड। रेरा इज डूइंग इट्स जॉब एंड बहुत कुछ और उसमें इम्प्रूवमेंट की है, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। अभी बहुत कुछ नहीं हुआ है और बहुत कुछ होना भी है। कस्टमर एंगल को और देखने की जरूरत है अनडाउटेडली, ये वाला तो मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो सुप्रीम कोर्ट से अच्छा कौन जानता है। अगर किसी प्रॉपर्टी पे पोजेशन डिले है और बिल्डर फ्लैट नहीं दे रहा है, तो इस केस में बायर को किसके पास जाना चाहिए? रेरा या कंज्यूमर कोर्ट या एनसीएलटी? और सबसे फास्ट कौन रिजल्ट देगा इस केस में? देखो अगर आप अब आपका ये देखना पड़ेगा आपने प्रॉपर्टी ली कौन सी है। सबसे पहले आपने लोकल बिल्डर से ली है जहाँ रेरा एप्लीकेबल नहीं होता, तो कहाँ ही जाओगे? उस केस में कुछ नहीं कर सकते, आपको लोकल कोर्ट में जाना पड़ेगा और वहाँ पे जो केस लगेगा टाइम लगेगा।
दूसरा, अगर आपने रेरा अप्रूवल की प्रॉपर्टी ली है तो रेरा में कंप्लेन कीजिए कि आपका क्या था, और रेरा मेक श्योर करता है कि जो बिल्डर और आपके बीच में तय हुआ था, अगर वो नहीं हुआ तो बिल्डर को वो अप्रोप्रिएट तरीके से पीनलाइज करते हैं, और पेनल्टीज भी जाती हैं उनके पास, कॉम्पनसेशन भी जाता है, दिलवाया जाता है कस्टमर्स को। तो डिपेंड करता है आप ले कैसे रहे हो। पर हाँ, एनसीएलटी केस में तब जाते हैं जब कंपनी दिवालिया घोषित हो रही है, कंपनी के अच्छा। पास तो बिकना हो, कहाँ से जाएगा, तो वो तब उस केस में आएगा एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो वो तब आएगा जब कंपनी पे बंद हो रही हो, प्रोजेक्ट अटक गया हो। तो गवर्नमेंट की एनसीएलटी तरीका है कि गवर्नमेंट बोलती है कि मान लो एक बिल्डर ए है, उसने एक प्लॉट बनाया, एक सोसाइटी बना रहा है, अब उसके बस का नहीं है, लोगों ने कंप्लेंट करी और बिल्डर ने हाथ खड़े कर दिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो एनसीएलटी में आ रहा है, वो क्या करते हैं, ये वाली है, किसी और को खरीदना है ये वाला प्रोजेक्ट, तो बी बिल्डर आएगा, सी बिल्डर आएगा, डी बिल्डर आएगा, ई बिल्डर आएगा, बोली लगाएंगे, जिसकी बोली सबसे ज्यादा होगी उसको दे दिया जाएगा। तो ये इस तरीके से एक अच्छा भी है कि जिनका पैसा लगा हुआ है वो पैसा डूबे ना। हाँ, ठीक है, 100 की जगह जो आपको 150 मिलने थे नहीं मिलेंगे, बट 100 तो सेफ रहेंगे एटलीस्ट। तो वो एक जद्दोजहद है कि आपके पैसे को सेफ किया जाए। इट्स अ गुड इनिशिएटिव एंड इट्स गोइंग गुड। एनसीएलटी में अच्छा बढ़िया मामला क्या रहता है, जो BC DE बिल्डर्स हैं उनको पता है कि खरीदना तो कहाँ खरीदना है, एनसीएलटी में बोली लगा सकते हैं। पर ये भी एक अच्छी चीज़ है कि सब कुछ वाइट में होता है, सब कुछ ट्रांजेक्शन राइट में होता है, कोर्ट के थ्रू जा रहे, कुछ ब्लैक मनी का लोचा नहीं है। साहिल जी, मेरा एक सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट और बेसिक। बहुत इम्पोर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है, ठीक बहुत बेसिक चीज़ है कि अगर कोई इंसान डेवलप्ड एरिया में प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो उसको क्या फैक्टर्स माइंड में रखने चाहिए, और अगर डेवलपिंग एरिया में प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो उसको क्या फैक्टर्स माइंड में रखने चाहिए, ताकि दोनों केस में डिफरेंट बायर्स हो गए तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉफिटेबल हो। देखो जी, पहले तो इंडिया खुद डेवलप नहीं है, तो आप इंडिया में कहाँ डेवलप्ड एरिया लेकर आ रहे हो, हर चीज़ डेवलपिंग है। बट हाँ, आपकी क्वेश्चन की स्पिरिट को समझते हुए मान रहा हूँ कि जहाँ बसावट होनी है या हो रही है, या बसावट जहाँ हो चुकी है। देखो, जहाँ बसावट हो चुकी है वहाँ पे आपको ग्रोथ कम मिलती है कंपेरेटिवली, और जहाँ पे बसावट होनी है वहाँ ज़्यादा मिलती है, क्योंकि लोग आएंगे, प्राइस बढ़ेगा, स्कोप होता है, ग्रोथ एस्पेक्ट्स होते हैं। हैविंग सेड दैट, ये होती थी पुराने ज़माने, जो हमारे बुजुर्ग होते थे वो बोलते थे हम जहाँ रहते वहीं पे 7 तला प्लॉट ले लिया, नहीं ऐसे नहीं बोलते थे, 7 तला पिलोट ले लिया, ठीक है जी, और हमने आसपास ही कहीं रखा ताकि हम देख पाए। अब आज की डेट में हर चीज़ इतनी स्ट्रांग हो गई है, लीगैलिटीज इतनी बढ़ चुकी हैं, और इन्विजन लोगों का इतना स्ट्रांग है। मैं 2008 से लेकर 2012 तक एक चार्टर अकाउंटेंसी फर्म में इंटर्नशिप करता था। तो वहाँ मैंने एक ट्रेंड देखा था उस समय कि हम क्या करते थे, हम सैलरीज बनाते थे बहुत सारी कंपनीज। तो आई यूज टू प्रोसेस अराउंड सैलरी ऑफ 2500 लोग फॉर अराउंड 12 कंपनीज के 2500 लोग थे, उनकी हम करते थे। तो हम 2500 लोगों की तो करते थे, 2500 दिमाग देखते थे, लोग कैसे कैसे करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहाँ करते हैं। और बड़ा सिंपल सा था वो, आज तो बड़ा पॉपुलर है ये चीज़, उस समय नहीं था। अब वो क्या था, मैंने घर लिया एक लोन पे, जितनी उसकी EMI है उतनी बनवानी है जितना उसमें रेंट में आता है। 10-20 साल बाद वो प्रॉपर्टी आपकी फ्री हो जाती है, और 20 साल के अंदर आपका दूसरा घर खड़ा होता है। अगर आपने बीच में बेच दिया, ग्रोथ ज़्यादा मिल गई तो बेच दो, अगली प्रॉपर्टी पे आ जाओ। वो जितने दिमाग थे उन लोगों ने दिया, और आज भी लोग कर रहे हैं, पर आज लोग ऐसा कम कर रहे हैं। और मैं बोलता हूँ आप ऐसे इस प्रैक्टिस को बंद मत करो, ये प्रैक्टिस बहुत बढ़िया है, क्योंकि बारों बार घर के बाहर एक सोर्स ऑफ इनकम भी बनती है आपकी, उस पर कुछ ऐसा टैक्सेस वाला कोई रड़ा रहता नहीं है, आपको कम एफर्ट में ज़्यादा मिलता है। और दूसरी चीज़, रेंट पे एक दिल्ली एक ऐसी सिटी है जहाँ बाहर से बहुत सारे लोग आए हैं। दिल्ली कितने लोग दिल्ली में नहीं रहते, कितने बाहर के लोग रहते हैं, तो सबको जगह चाहिए, आप ही दे दो रेंट पे भी। हाँ बोलोगे, आप एक बार ही बोल रहे हो रेंट पे ले लो,
और अगली जगह बोल रहे हो रेंट मत पे करो, अपना मकान ले लो। जैसे जितना है अभी आपके पास आपका पॉकेट स्पेंड करने का या इन्वेस्टमेंट का एंगल, उस तरीके से करो। सैलरी के बाहर बाहर से आता है। अगर मैं कह रहा हूँ आपकी ईएमआई 25,000 रुपये महीना आ रही है और आपको रेंट 20,000 रुपये आ रहा है, जी आप मुझे बताओ 5,000 रुपये महीने का साल का 60,000 रुपये देके 20 साल के अंदर 12 लाख रुपए देकर आपको बना बनाया मकान कहाँ मिलता है? ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट्स हैं और स्कीम, और हम चाहते हैं कि जितने सैलरीड लोग हैं वो ऐसा करते रहे, क्योंकि छोटे टिकट साइज में मिल जाएगा आपका मामला, आपका घर बन जाएगा। नहीं तो छोटी सी सैलरी में छोटे ही काम हो पाते, बड़े काम कर नहीं पाते। अगर एक जंप लेना है तो करो ना, और इस प्रैक्टिस को अगर आपका कॉलीग ने लिया है तो उससे सीखो, समझो कैसे करना है। अगर कॉलीग हेल्पफुल नहीं है, वही नौटंकी आपकी प्रमोशन में अड़ाता है, तो हमारे पास आ जाओ, हम सिखा देंगे। हम तो हैं आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बताने के लिए कि कहाँ कैसे बेटर तरीके से आप लगा सकते हो। इसी ये ब्रोकर का यही काम है, जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स होते हैं उनका यही काम होता है कि आपको बेस्ट एडवाइस दे कि इस समय कहाँ जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए। वो लॉजिक से बात करो उससे। हमेशा जब भी प्रॉपर्टी लो ना, या जिस भी एरिया में जाओ या कहीं भी जिंदगी में कोई भी सवाल कोई भी काम करो, तो एक चीज हमेशा पूछना, क्यों, वाई। अगर आपको वाई पूछ लिया आपने, तो आपको वो लॉजिक देता रहेगा और आप कभी भी अपना पैसा नहीं डुबाओगे और हमेशा 2 पैसे कमा के वापस आओगे। ऑलवेज आस्क वाई दिस एरिया, वाई दिस एंड वाई नॉट दैट। कंपेयर करोगे, नॉलेज आएगी, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओगे। सो बेसिकली जितनी इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो उतनी गैदर करो, बिल्कुल सही। नॉलेज लो और उसके बाद इन्वेस्टमेंट के लिए आगे बढ़ो। एब्सोल्युटली, इन्वेस्टमेंट शुड बी एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, जहां आप अपनी जिंदगी भर के पैसे लगा रहे हो और एक इमोशनली इन्वेस्ट कर रहे हो अपने आप को। तो हाँ, देखो परखो समझो, मार्केट स्टडी करो और फिर लगाओ। तो चलिए साहिल जी, अब हम रैपिड फायर राउंड की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो ये हमारे पॉडकास्ट का लास्ट सेगमेंट है ठीक है जी। और आपको सिर्फ फटाफट आंसर देने हैं उसके। मैं क्वेश्चन पूछूंगी। अगर अभी तक मेरे व्यूअर्स, आपके व्यूअर्स जो आज मुझे देख के मेरे व्यूअर्स में बोल रहा हूँ ना पक गए हो, तो ये भी सही। नोएडा और गुड़गांव फॉर इन्वेस्टमेंट? गुड़गांव। रेडी टू मूव और अंडर कंस्ट्रक्शन? अंडर कंस्ट्रक्शन, ज़्यादा ग्रोथ के ऑप्शन होते हैं, ज़्यादा पैसा मिलता है। लग्जरी फ्लैट और कमर्शियल प्लॉट? लग्जरी और कमर्शियल। लग्जरी, रीजन मीन कमर्शियल प्लॉट पता नहीं कब तक चले, मॉल चले ना चले, बसावट हो ना, दुकान चलेगी नहीं चलेगी उसकी गारंटी नहीं है, बस जाएगा। वर्स्ट एरिया टू बाय प्रॉपर्टी राइट नाउ? जहाँ मैं काम नहीं करता। गुड आंसर। वन एडवाइस फॉर अ 20-year-old buyer? Come to Kamal Associates will get you the best of deal of your lifetime. हमारा पॉडकास्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो अगर आपको कोई सजेशन देना है हमारी ऑडियंस को तो आप दे सकते हैं। There is never a bad time or wrong time to do investment in your life, चाहे वो नॉलेज में हो, चाहे वो रियल एस्टेट में हो, कहीं भी हो। और ज़िंदगी में जंप करना है तो रियल एस्टेट से ज़्यादा अच्छा जंप कहीं नहीं मिलता। ये मैंने भी लिया है, मेरे डैड से भी मैंने यही सीखा है, पुराने जितने हमारे साथ में थे। रियल एस्टेट में आप बहुत जल्दी जंप करते हो, छोटे छोटे पैसे जोड़ जोड़ के आप अपना बड़ा चीज़ बना सकते हो। तो प्लीज़ रील्स देखना, वीडियोस देख देख कर अपने आप को भ्रमित करना बंद कीजिए और एक्चुअली ग्राउंड पे आइए और देखिए कि कहाँ। अभी बहुत सही टाइम है आपको देखने का। अगर आपने ये देखा है, पॉडकास्ट सुना है, तो आपको लिटरली आप इंटरेस्टेड थे इस टॉपिक में, तो अब प्लीज़ एंड मत करना अपनी ये जो सर्च थी, जो रिदम थी आपने बना के रखी है। अब आगे आना है, अब एक्शन का टाइम है। ले लिया एक्शन तो कंग्रेचुलेशंस, अगर नहीं लिया है तो प्लीज़ ज़्यादा डिले ना कीजिए। तो गाइज, ये था हमारा रियल एस्टेट के ऊपर एक पॉडकास्ट। आई होप आप सबको बहुत पसंद आया होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने पूछे, बहुत सारे शायद रह भी गए होंगे। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे मेंशन कीजिए और हमारे चैनल के लिए यूं ही प्यार बनाते रहे, क्योंकि आपके बिना तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। एक एक सब्सक्राइबर मेरी एक फैमिली की जैसे है। और हाँ, हमारे दूसरे जो होस्ट थे आज मिसिंग थे, क्योंकि उनको कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो हमें ज्वाइन नहीं कर पाए। बट ऐसे ही हम आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट लाते रहेंगे। और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।
शेयर भी कर देना वीडियोस, अच्छे रहेगा। थैंक यू। थैंक यू।